नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। आज अपन पढ़ रहे हैं रासो काव्य परंपरा। रासो काव्य परंपरा, ठीक है। रासो काव्य परंपरा में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? तो चंद बरदाई का। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? चंद बरदाई। और इसमें कुल कितने समय यानी अध्याय कितने समय है? तो गुणसितर समय, समय को इसमें अध्याय कहा गया, ठीक है। तो इसके बाद में अपन ध्यान देते हैं, देखो शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को, जो इनके लिखने वाले हैं लेखक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि, किसको? चंद बरदाई को। किसने कहा? शुक्ल ने। क्या कहा? हिंदी का प्रथम महाकवि। और इस ग्रंथ को यानी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा। फिर आगे ध्यान देना, प्रधान अंगिरस। इसका अंगिरस कौन सा? मेन मुख्य है, प्रधान है। एक तो वीर और श्रृंगार रस इसमें मुख्य अंगिरस है। और भाषा किस प्रकार की है? तो राजस्थानी मिश्रित। देखो राजस्थानी मिश्रित जो भाषा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो पिंगल, यानी इसमें पिंगल शैली है। पिंगल शैली, राजस्थानी मिश्रित ब्रज जिसको पिंगल कहा जाता है, और राजस्थानी मिश्रित मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी होती है उसको कहा जाता है डिंगल, ठीक है। इसका नायक है वो पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान। इसमें नायक किस श्रेणी का नायक है? धीरोदात्त श्रेणी का नायक है। और नायिका संयोगिता है, मुग्धा नायिका है, ठीक है। मुग्धा श्रेणी की नायिका है, तो ये भी ध्यान रखना इसमें। फिर है सर्वप्रथम इस ग्रंथ की जानकारी कहाँ मिली? किसने दी जानकारी? तो कर्नल जेम्स टोड ने दी। किसमें? कर्नल जेम्स टोड का ग्रंथ है एनाल्स, यानी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस ग्रंथ में कर्नल जेम्स टोड ने इस पृथ्वीराज रासो के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। फिर देखो इस ग्रंथ में यानी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसके बारे में पूरी जानकारी दी। और कुछ पद इस पृथ्वीराज रासो के कुछ पद है वो पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं। इसके कुछ पद है पुरातन प्रबंध संग्रह में भी प्राप्त होते हैं। एक इसमें मुख्य प्रसंग आता है इन कयमास वध। किसका वध? कयमास। इन कयमास वध प्रसंग का संबंध किससे है? तो वो भी पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। फिर इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को क्या कहा? सुख सुखी संवाद। यानी सुख सुखी संवाद ग्रंथ। इस ग्रंथ को कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद ने कहा सुख सुखी संवाद इस ग्रंथ को कहा। इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से 56 छंद है। इसमें मुख्य छंद कौन सा है? 56। कुल 68 प्रकार के छंद है, मुख्य छंद 56 है। और हिंदी के एक लेखक है शिव सिंह सेंगर, इनका इतिहास ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छपाई का राजा कहा। शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छपाई का राजा कहा। छपाई का राजा किसको कहा? चंद बरदाई को। और डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ को घटनाकोश कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? केवल घटनाकोश है, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, घटनाकोश है ये ग्रंथ। और सर्वप्रथम डॉक्टर बुल्लर ने इस ग्रंथ को अप्रमाणिक कहा। इस ग्रंथ को क्या कहा? अप्रमाणिक। कब? 1875 में। 1875 में इस ग्रंथ का प्रकाशन पर रोक लगा दी। किसने? डॉक्टर बुल्लर ने अप्रमाणिक मानते हुए इस ग्रंथ पर रोक लगा दी। कब? 1875 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ कहा। और कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ माना। ऐतिहासिक, ठीक है। फिर इसके बारे में एक घटना है कि कश्मीर का कवि है ज्यानक, एक कश्मीर का संस्कृत कवि है ज्यानक, जिसकी रचना है पृथ्वीराज विजय।
वो इसी ग्रंथ से, इसी पृथ्वीराज से संबंधित है। कश्मीर का संस्कृत कवि जयानक, जिसकी रचना है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की एक खंडित प्रति किसको मिली? डॉक्टर बुल्लर को। डॉक्टर बुल्लर को मिली, जिसमें इन तिथियों और घटनाओं का मेल नहीं खाता है। तिथियों और घटनाओं का मेल इस ग्रंथ से नहीं होने के कारण इस ग्रंथ को क्या माना? संदिग्ध माना। इस ग्रंथ को संदिग्ध मान लिया। ठीक है। और फिर है डॉक्टर गुलाब राय। डॉक्टर गुलाब राय ने इस ग्रंथ को विकासशील महाकाव्य कहा। डॉक्टर गुलाब राय ने इस ग्रंथ को विकासशील महाकाव्य कहा। विकासशील, देखो गुलाब विकासशील महाकाव्य। ठीक है। और इस ग्रंथ के उत्तरार्ध भाग यानी बाद के भाग को चंदबरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया। यानी चंदबरदाई तो पृथ्वीराज के साथ चले गए, मुहूर्त गौरी जो लेके गया इनको, तो बाद में इस ग्रंथ को पूरा करने वाले इनके पुत्र है जलहण, तो इन्होंने ये पूरा किया था। और इन्होंने ये ग्रंथ पूरा किया। इस संबंध में एक उक्ति है, एक कथन है, पुस्तक जलहण हत दे। पुस्तक किसके हाथ में दे दी? जलहण। पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नरपकाज। राजा के काम के लिए चले गए और अपने पुत्र के हाथ में ये पुस्तक दे दी। ठीक है। और पृथ्वीराज और चंदबरदाई के जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ था। जन्म भी एक ही दिन है और मृत्यु भी एक ही दिन है। इस संबंध में भी एक उक्ति है, एक थाल जन्म एक थाल मरण। एक थाल जन्म और एक थाल मरण, यानी एक ही साथ जन्म हुआ, एक ही साथ मृत्यु हुई। फिर इस ग्रंथ के बारे में कुछ विद्वानों का कथन है कि यह प्रमाणिक है, कुछ का कथन है कि अर्ध प्रमाणिक है, और कुछ का है कि कुछ कह रहे हैं कि अप्रमाणिक है। इसमें इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है श्याम सुंदर दास। एक तो है श्याम सुंदर दास, दूसरा है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। देखो पंड्या शब्द नहीं लिखा यहाँ, पंड्या भी है इसमें। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और मिश्र बंधु भी इसमें शामिल है। कर्नल जेम्स टॉड, दशरथ शर्मा, नगेंद्र गिरियसन और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ये सब मानते हैं इनको प्रमाणिक। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, सुनिधि कुमार चटर्जी और अग्रचंद नाहटा। ये चार व्यक्ति है, इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना। इनके लिए ट्रिक याद हो जाएगी। देखो हजार मुनि चाटन नाटगिया, मतलब राजस्थानी में नायगिया। ठीक है। हजार मुनि चाटन नायगिया मतलब हजार मुनि चाटन यानी चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, नायगिया यानी नाहटा, अग्रचंद नाहटा। ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक सेट हो जाएगी। और अप्रमाणिक मानने वाले हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर, और दूसरे हैं शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है मोतीलाल मेनारिया, मोती, और इसके बाद में मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बुल्लर, जिन्होंने 1875 में प्रकाशन पर रोक लगाई थी, वही डॉक्टर बुल्लर है। ठीक है। और फिर है श्यामल दास और मुरारी दान। इसके लिए ट्रिक है, सुख श्यामल ने बुलावे गोरी, मोती मुरारी देई। सुख श्यामल ने बुलावे गोरी, मोती कौन देगा? मुरारी यानी कृष्ण, मोती तो कृष्ण देई। ठीक है। तो सुख श्यामल ने बुलावे गोरी, सुख यानी शुक्ल, श्यामल यानी श्यामल दास। ठीक है। और सुख श्यामल ने बुलावे यानी बुल्लर, गौरी यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और मोती यानी मोतीलाल मेनारिया, मुरारी यानी मुरारी दान, और देई यानी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। ये इसमें सेट हो जाएगा। और इसके बाद में अमीर महाकाव्य दूसरा ग्रंथ है रासो ग्रंथों में, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रासो ग्रंथ माने थे, उनके आधार पर दूसरा ग्रंथ अपन ले रहे हैं हमीर रासो के रचनाकार है सारंगधर। और जो हमीरदेव चौहान, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बारे में इसका उल्लेख है इसमें। और
यह ग्रंथ मूल रूप से अप्राप्य है, यानी मुख्य ग्रंथ इसमें मिला नहीं है। इस ग्रंथ का उल्लेख किसमें मिला है? तो प्राकृत पैंगलम, एक प्राकृत पैंगलम ग्रंथ है। किसका है? लक्ष्मीधर का। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ है लक्ष्मीधर का। इस ग्रंथ में हमीर रासो का उल्लेख मिला है, बाकी ये मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। इन प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर का ग्रंथ है। इसमें 8 छंद, इसके 8 छंद है, उनमें इन ग्रंथ की जानकारी दी गई है। बाकी ये ग्रंथ है केवल कल्पना मात्र है, ठीक है। और इसके बाद में आता है खुमान रासो। खुमान रासो ग्रंथ है, इसके रचनाकार है खुमान रासो दलपति विजय। खुमान रासो का है दलपति विजय। खुमान रासो, खुमान कौन थे? चित्तौड़ के राजा खुमान से लेकर चित्तौड़ के राज सिंह तक का उल्लेख है। इसमें राज सिंह तक का वर्णन किया गया है इसमें खुमान रासो में। जो इनके लेखक है दलपति विजय। इस ग्रंथ की प्रमाणिक जो हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई प्रति कहाँ मिली? तो वो पूना संग्रहालय में इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध होती है। एक बार इसमें पुनः रिवाइज कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई गुणशितर समय यानी अध्याय, ठीक है। और शुक्ल ने चंद्रवरदाई को क्या कहा? हिंदी का प्रथम महाकवि, और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा। प्रधान अंगिरस वीर और श्रृंगार है, वीर और श्रृंगार। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, जिसको अपन पिंगल शैली कहा जाता है। नायक पृथ्वीराज चौहान धीरोदात, और नायिका है संयोगिता, वो मुग्धा श्रेणी की नायिका है। और सर्वप्रथम इस ग्रंथ की जानकारी कर्नल टॉड ने अपने एनालिस ग्रंथ में दी। और एक ध्यान रखना, यहाँ एक शब्द है संगोपता नेम शब्द है ये, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। इस ग्रंथ में कर्नल जेम्स टॉड ने संगोपता नेम नाम से इस ग्रंथ का उल्लेख किया है, ठीक है। और कुछ पद इसके पुरातन प्रबंध संग्रह में भी उपलब्ध होते हैं। और कैमास वध इस ग्रंथ का मुख्य प्रसंग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद कहा। कुल 68 प्रकार के छंद है, 56 छंद प्रमुख है। और शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को 56 का राजा कहा। और नगेंद्र ने इस ग्रंथ को घटनाकोश, केवल घटनाकोश का है। बुल्लर ने अप्रमाणिक मानते हुए इस पर 1875 में प्रकाशन पर रोक लगाई। आचार्य शुक्ल ने इसे जाली ग्रंथ कहा, और कर्नल टॉड ने ऐतिहासिक ग्रंथ का। और कश्मीर के एक जैनक, संस्कृत कवि है जैनक, उनका ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, जिसमें एक खंडित प्रति डॉक्टर बुल्लर को मिली। इसकी एक खंडित प्रति है, किसको मिली? डॉक्टर बुल्लर को। इसके आधार पर यह कहा कि यह अप्रमाणिक है, जिसमें इनकी तिथियां और घटनाओं का इससे मेल नहीं खाता, ठीक है। इसलिए यह ग्रंथ है संदिग्ध। और गुलाब राय ने इस ग्रंथ को विकासशील महाकाव्य कहा, विकासशील महाकाव्य। इस ग्रंथ के उत्तरार्ध भाग को पूरा करने वाले हैं इनके पुत्र जलहन। और फिर है इनकी उक्ति, जलन हत दे चली गजन नरपकाज, इससे संबंधित। और यानी कहा जाता है पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई का जन्म मृत्यु साथ साथ हुआ, इसलिए उक्ति है एक थाल जन्म एक थाल मरण। बाकी ये 2 तो ट्रिक से सेट हो जाएगा, बाकी रहे वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हजार मुनि चाटन नायज्ञा, मतलब हजारी मुनि जिन विजय, चाटन यानी चटर्जी, और नायगन नहाटा, ये इसमें है अर्ध प्रमाणिक, ठीक है। और अप्रमाणिक में है शुक्र श्यामल ने बुलावे गोरी, मोती मुरारी देई। मोती कौन देई? मुरारी यानी कृष्ण, मुरारी यानी कृष्ण देई। कौन देगा? मोती कृष्ण देगा, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा। चलो, हमीर महाकाव्य, ये हमीर रासो है। हमीर रासो सारंगधर इसके लेखक है। हमीर देव चौहान, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के संबंध में ग्रंथ है ये। और मूल ग्रंथ अप्राप्य है। इनका उल्लेख प्राकृत पैंगलम, जिनके लेखक हैं लक्ष्मीधर, इसमें 8 छंदों के आधार पर इसकी कल्पना की जाती है। फिर है खुमान रासो दलपत विजय, खुमान दलपत, ठीक है। इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान से लेकर राज सिंह तक का उल्लेख है। और इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति है, कहां पर है? पूना संग्रहालय में उपलब्ध होती है। ओके, नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ में आपका स्वागत है।
फर्स्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल में अपन जो हिंदी साहित्य की जो क्लास चला रहे हैं, इसमें आप बराबर सहयोग करते रहिए। तो अपन शुरू कर रहे हैं। चलो, रासो साहित्य के बारे में अपने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। रासक शब्द वगैरह, रसायन, इन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और अब आगे कुछ रासो ग्रंथ है, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है परमाल रासो। देखो, परमाल रासो यानी परम, इनका लेखक कौन है? जगनिक। जो परम है ना, परमाल रासो परम, वो जग यानी संसार में प्रसिद्ध परम होता है, वही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो परमाल रासो का लेखक कौन है? जगनिक इसका लेखक है। और जगनिक कौन है? परमाल रासो का लेखक जगनिक है कौन? तो वो चंदेल वंश का है परमर्दी देव। चंदेल वंश का राजा कौन है? परमर्दी देव। तो परमर्दी देव के जो दरबारी कवि है ये परमाल रासो में जो जगनिक है। जगनिक कौन है? तो चंदेल वंश के राजा है परमर्दी देव, उनके दरबारी कवि है जगनिक। ठीक है, और जो ये परमर्दी देव है, इन परमर्दी देव के दो वीर सेनापति है। वीर सेनापति कौन है? आला और उदल, इनकी वीरता का चित्रण है इसमें। चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के वीर सेनापति आला और उदल की वीरता का चित्रण इसमें किया गया है। और इस ग्रंथ को जैसे परमाल रासो भी कह सकते हैं, या इनका दूसरा नाम है आलाखंड। आला भी कह सकते हैं या आलाखंड, आला या आलाखंड कहें तो इसी ग्रंथ का नाम है। तो ये ग्रंथ किस शैली में है? तो गेय शैली में। शैली कैसी है? गेय शैली में है। और इसमें रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। ये ग्रंथ किस प्रकार का है? ये तो केवल गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। ये तो केवल गूंज मात्र है। ठीक है, तो जब ये जगनिक ने ग्रंथ लिखा तो उस समय अंग्रेज सरकार ने इनके ग्रंथ को जब्त कर लिया। और इस ग्रंथ, मूल रूप से ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कम ही टाइम में जनता में, मतलब जो गाने योग्य, वर्षा ऋतु में वगैरह जो गाने योग्य है, इनकी वीरता का बखान था, तो ये जनता को यूं ही याद रह गया। ठीक है, तो इसमें इन्हीं शुक्ल ने क्या कहा? ये तो केवल क्या है? गूंज मात्र है। ये तो केवल गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है, गूंज है। ठीक है, वर्षा ऋतु में, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। आला गाया जाता है। ठीक है, इसे आलाखंड भी कहा जाता है, आला भी कह सकते हैं। ये कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। कि वीरता संबंधी, जैसे वीरता की कहानी राजस्थान में तेजा गाया जाता है, उसी प्रकार ये आला गाया जाता है। फर्रुखाबाद, देखो यहाँ इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में वगैरह ये गाया जाता है। तो फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर है, जिलाधीश है चार्ल्स इलियट। ये ध्यान रखना शब्द। फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने आलाखंड नाम से इसका प्रकाशन करवाया। कब कराया? तो ये 1865 ईस्वी में। कहां के जिलाधीश है? फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन किस नाम से करवाया? तो आलाखंड नाम से इसका प्रकाशन करवाया। और कब करवाया? 1865 ईस्वी में। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से परमाल रासो का संपादन किया गया। परमाल रासो का क्या किया? संपादन किया। किसने? श्याम सुंदर दास ने। किसके माध्यम से? नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से प्रकाशन या संपादन करवाया। रासो ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है वो परमाल रासो, इसको माना जाता है सबसे प्रमाणिक। देखो, परमाल रासो है वो प्रमाणिक है, प्रमाणिक। और जो परम है वो जग में प्रसिद्ध होता है, जग संसार में प्रसिद्ध है। तो
इस रासो ग्रंथ में जो वीरस का जो ग्रंथ है ये, इसमें एक पद है दिया हुआ, 12 बरिस ले कुकर जिए, यानी कुत्ता है वो 12 बरस जीता है, और वो 13 ले जिए सियार, और सियार कितना जीता है, सियार 13 वर्ष जीता है। ठीक है। बरिस 18 क्षत्रिय जिए, क्षत्रिय को वर्ष 18 वर्ष तक क्षत्रिय जीता है, आगे जीवन को धिकार। ठीक है। क्षत्रिय कितना जीता है, 18 वर्ष, आगे जीवन को धिकार। तो यह है परमाल रासो। इसे आला खंड या आला भी कहा जाता है, आला उदल की कहानी है इसमें। ठीक है। चार्ल्स इलियट ने इसका आला खंड नाम से प्रकाशित करवाया, जो फर्रुखाबाद के जिलाधीश थे, 1865 में करवाया था। वर्षा ऋतु में यह आला गाया जाता है, गेय पद है ये। ठीक है। अब दूसरा आगे शुरू करते हैं, बिसलदेव रासो। देखो बिसलदेव रासो नरपति नालय, इनका लेखक है नरपति नालय। नरपति नर बिसलदेव है विग्रहराज चतुर्थ, अजमेर का चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, यह है बिसलदेव। तो ये विग्रहराज चतुर्थ बहुत मतलब इस प्रकार के राजा थे। किस प्रकार के थे, नरपति, नर में पति था, यानी सबसे श्रेष्ठ मानव था। तो बिसलदेव रासो का लेखक कौन है, नरपति नालय, और अजमेर का चौहान वंश का शासक था ये। इसमें नायिका है, ये विशेष पूछा जाएगा। नायिका कौन है, राजमती, और नायक बिसलदेव है ये, नायक बिसलदेव और नायिका राजमती है। इसका रचनाकार 1212 विक्रमी संवत 1212। इस रचना काल को एक दोहे के माध्यम से इसमें कहा गया, इसी ग्रंथ में कहा गया कि 1272। देखो कोई विद्वान इनको 1272 मानते हैं, लेकिन ये 1272 नहीं, 1212 ही है, लेकिन इस हिसाब से कोई 72 मानते हैं वो गलत है। 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, बुधवार का वार था, उस दिन ये ग्रंथ लिखा गया। नालय रसायन, नालय यानी नरपति नालय, इसने लिखा। नालय रसायन आरंभ, यानी रसायन, ये इस ग्रंथ का आरंभ किया था। सारटा तुठी ब्रह्म कुमारी। चलो इसमें और है, देखो वीर गाथात्मक ग्रंथ नहीं है ये। ठीक है। वीर गाथात्मक ग्रंथ नहीं है। कौन सा, बिसलदेव रासो, ये राजमती और बिसलदेव के प्रेम कहानी है। ठीक है। राजमती और बिसलदेव की प्रेम कहानी है, और बुधवार के दिन शुरुआत है इसकी, बुधवार की शुरुआत है, जेठ बदी नवमी बुधवारी, तो बुधवार को शुरुआत है इसकी। ठीक है। तो 1212 में है, और राजमती और बिसलदेव की प्रेम कहानी है इसमें। ये कोई वीर रस का ग्रंथ नहीं है, वीर रस नहीं है इसमें। ठीक है। हाँ, ये एक क्या है, वीर काव्य है, वीर काव्य है, और गेय मुक्तक शैली का है, गेय रूप में है, और 4 भागों में है। 4 भाग। पहले भाग में क्या है, बिसलदेव का परमार वंशी राजा भोज की कन्या, परमार वंश के भोज परमार की कन्या थी राजमती, भोज परमार की कन्या राजमती के विवाह की कहानी है। बिसलदेव और परमार वंश के राजा भोज की कन्या राजमती के विवाह की कहानी है। ये पहला पार्ट है। इसमें दूसरा पार्ट है रानी के व्यंग्य से रूठकर जो बिसलदेव है कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। रानी के व्यंग्य से बिसलदेव रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं, वो कहानी है इसमें दूसरे पार्ट में। देखो पहले तो इनका विवाह हुआ, पहले पार्ट में विवाह होता है, दूसरे में व्यंग्य से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं राजा। तीसरे में क्या होता है, रानी अब उड़ीसा चले गए रूठकर, तो क्या होगा, वीर्य वृत्तांत, ये वीर्य, ठीक है, रानी का वीर्य वृत्तांत है इसमें। तीसरे पार्ट में रानी का वीर्य वृत्तांत है, और बिसलदेव का पुनः लौटना। जब रानी वीर्य तप से कर रही थी, वीर्य में तप रही थी, तो उस समय बिसलदेव वापस लौटे। कहां से, उड़ीसा से बिसलदेव वापस लौटे। चौथे पार्ट में पुनर्मिलन वगैरह ये है। देखो चौथे पार्ट में राजा भोज आता है और अपनी बेटी को मालवा ले जाता है, अपने साथ ले जाता है। बेटी को कहाँ ले जाता है, मालवा ले जाता है, कि यहाँ अकेली बेटी है, तो ये राजा भोज आता है, अपनी पुत्री को राजमती को मालवा अपने साथ ले जाता है। इतने में
पीछे वापस ये विशलदेव आता है उड़ीसा से, और विशलदेव रानी को यानी राजमती को मनाकर लाता है, वापस मनाकर लेके आ जाता है। तो यह है इसमें कुल 125 छंदों का प्रयोग हुआ, 125 छंद है टोटल इसमें, ठीक है। और शुक्ल ने इसकी भाषा राजस्थानी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा किस प्रकार मानी है? शुक्ल ने कहा कि राजस्थानी, मतलब अजमेर का चौहान वंशी शासक था, इसलिए इसकी भाषा है, अपन को ध्यान रखनी है, ये राजस्थानी भाषा शुक्ल के अनुसार है। इसमें हिंदी का प्रथम, देखो ऐसा हिंदी का पहला ग्रंथ है जिसमें 12 मासा का वर्णन है, 12 महीनों का वीर्य वर्णन, राजमती का वीर्य वर्णन है। ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें 12 मासों का वर्णन है। वर्ष के 12 महीनों में अलग अलग वीर्य की पीड़ा में तपती हुई राजमती का वर्णन है इसमें, तो 12 मासा वर्णन है। ऐसा पहला ग्रंथ है ये, तो ये राजमती विशलदेव वाला, ठीक है। इसके बाद में है विजय पाद रासो। विजय किसको मिली? नल सिंह को। किसको मिली विजय? नल सिंह है विजय। तो इसमें ये ग्रंथ है ना, छोटा ग्रंथ है, केवल 42 छंदों का ही ग्रंथ है पूरा, 42 पद ही है इसमें, 42 छंद है, ये छोटा ग्रंथ है। तो विजय पादरासो, विजय किससे मिली? नल सिंह को विजय मिल गई, ठीक है। तो ये विजय पादरासो है। विजयगढ़ दुर्ग है, विजयगढ़ इन करोली, विजयगढ़ इन करोली के राजा विजयपाल, करोली के विजयगढ़ के राजा है विजयपाल और एक पंग राजा, इनके बीच में युद्ध का उल्लेख है। करौली के विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का उल्लेख है विजयपाल रासो में। विजय किसको मिली? तो नल सिंह को विजय मिली इसमें। फिर आता है बुद्धि रासो, बुद्धि जलहन, देखो पुस्तक जलहन हत दे चली, वो ठीक है, तो वो जलहन है ये। तो इसमें बुद्धि थी तभी तो वो पुस्तक पूरी की। पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई का पुत्र जलहन, ठीक है, तो जलहन को वो पुस्तक अधूरी देख चला गया चंदवरदाई, तो इसी ने जलहन ने पूरी की थी। तो इसमें बुद्धि थी तभी तो इसने पूरी की, तो बुद्धि रासो जलहन का है, ठीक है। और कलयुग रासो, इन कलयुग रासो रसिक गोविंद। अब कलयुग में कौन रसिक कौन है? तो गोविंद यानी कृष्ण। इन कलयुग का रसिक कौन है? तो वो कृष्ण है, गोविंद। इन कलयुग रासो रसिक गोविंद, ठीक है। और कायम खां रासो, कायम खां रासो है नियामत खां। देखो कायम खां नियामत खां हो गया एडजस्ट, कायम खां नियामत खां जान कवि, नियामत खां जान कवि। तो ये रतन रासो, रतन इन पहले जो रतन होते थे वो कहाँ रखते? मटका होता ना घड़ा उसमें, तो कुंभ, मटका को क्या बोलते हैं? कुंभ। तो रतन पहले किस में रखते थे? तो कुंभ है, तो कुंभकर्ण, रतन रासो है कुंभकर्ण। और कुमार पाद रासो देवप्रभ, कुमार पाद रासो का कौन है? कुमार पाद रासो देवप्रभ, ये ध्यान रखना। फिर ये रासो साहित्य कंप्लीट होता है। आगे अपन शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध टोटल कितने थे? 84 सिद्ध। 84 सिद्धों में मुख्य कौन था? सरप्पा। पहला सिद्ध कौन सा? सरप्पा, कणप्पा, लुईपा, डोंबीपा, सभी में पा आएगा। सिद्धों में सभी में क्या आता है? पा, वो सारे सिद्ध है, ठीक है। सिद्ध बौद्ध धर्म की एक शाखा है, उसी से ये इनका निर्माण हुआ है सिद्धों का। तो सिद्ध 84 थे, सभी में पा आता है, प्रमुख सरप्पा है यानी। और पहला कवि भी माना जाता है सिद्ध सरप्पा को, राहुल सांगत्य ने माना था हिंदी का पहला कवि सरप्पा या सरहपाद भी कहा जाता है। तो अब इसमें अपन अगले पार्ट में बाकी सिद्ध पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे सिद्धों की प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या है। तो नंबर 1 है तो तंत्र साधना। तो ये ध्यान रखना, इसमें सिद्ध और नाथों में फर्क ये रहेगा, ये नाथ है महिलाओं से दूर रहते, ये महिलाओं के संपर्क में रहते, ठीक है। तो ये देखो एक तो है तंत्र साधना, देखो तंत्र साधना ये सिद्धों की विशेषता है। और संध्या भाषा उनमें भी है, नाथों में भी, इनमें भी है संध्या भाषा। और पंचमकार, ये ध्यान रखना, पंचम, ये पंच यहां से यूं कर लो, पंच मकार यानी म से शुरू होने वाले 5 ऐसे है, ठीक है। वो
पंच कगार सिकम है, उसी प्रकार ये पंच मकार है, म से प्रारंभ होंगे। 5 ऐसे शब्द है वो म से। ये दुष्प्रवृत्ति थी, गलत प्रवृत्ति थी पंचम मकार की। जैसे मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये पंच मकार है। किन में है? सिद्धों में। ये उनकी दुष्प्रवृत्ति थी, गलत प्रवृत्ति थी। और फिर सिद्धा में देखो, सिद्धा में नेक्स्ट है साधना में शिव और शक्ति, यानी शिव और पार्वती की ये साधना करते थे, शिव और पार्वती का युगल रूप को मानते थे। फिर है काम साधना, यानी काम साधना, जो काम साधना से ये ना तो दूर रहते थे, लेकिन ये काम साधना, इसमें प्रमुख प्रवृत्ति है काम साधना, काम योग साधना की। और शून्य ध्यान, ध्यान समाधि ध्यान या शून्य ध्यान है, वो इनकी विशेषता है। शून्यवाद की प्रतिष्ठा है, शून्य की ध्यान में वो ध्यान लगाना शून्यवाद में, शून्य की खोज में, तो वो है शून्यवाद। ठीक है, तो ये है सिद्धों की विशेषता। ज्ञान की उपेक्षा, ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया इन्होंने, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान समाधि और ये पंचमकार, काम योग, मध्य मैथुन, ये विशेषता है इनकी। और पंचमकार ये संध्या भाषा, तंत्र साधना, लेकिन ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया, ज्ञान की उपेक्षा है। ठीक है, साधनात्मक रहस्यवाद, साधना, इनकी साधना किस प्रकार की थी? रहस्यात्मक साधना थी, रहस्य। और ध्यान रखना, ये नाथ और सिद्ध दोनों में सदगुरु की महिमा है, दोनों में सदगुरु की महिमा बराबर है। वो भी सदगुरु की महत्ता मानते थे, इसमें भी सदगुरु की महिमा उतनी उतनी है, सदगुरु की महत्ता इसमें भी है। ठीक है, और फिर है पारिभाषिक व प्रतीकात्मक शब्दावली, पारिभाषिक या प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और वाम मार्ग, वाम मार्ग इन गलत मार्ग अपनाया। कौन सा गलत मार्ग? वैसे इसमें उल्लेख हो गया इसका, मैथुन वगैरह, मुद्रा, मांस, मछली, तो ये मद्य यानी शराब पीना, मैथुन, ठीक है, काम योग वगैरह, ये तो ये वाम मार्ग साधना, ये भी इसमें शामिल है। थैंक यू। नेक्स्ट आगे